नमो नमः साथियों। आज हम सभी काव्य प्रकाश की प्रश्नोत्तरी देखेंगे, जो कि इसका मैंने नोट्स बनाया है। इसको मतलब संक्षिप्त नोट्स बनाया है और वो भी प्रश्नोत्तरी शैली में, ताकि हमें लिखना कम से कम पड़े और हमारा अधिक से अधिक रिवीजन हो जाए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से है। तो इसकी क्विज भी मैंने बनाई हुई है, तो उसको टेलीग्राम पे मैंने पहले ही क्विज किया हुआ है, डाला हुआ है। तो अब आज हम इसके प्रश्नोत्तरी को इसकी व्याख्या देखेंगे। और इसमें मैंने चारों विकल्प नहीं लिखे हैं, एक ही मतलब जो सही उत्तर है उसी को लिखा है। और इससे संबंधित जो विकल्प और बन सकते हैं या जो प्रश्न और बन सकते हैं, उसकी भी चर्चा हम बीच में करते रहेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किसमें विभक्त है? तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस एक प्रश्न को से ही हमारे कम से कम 5-6 प्रश्न बन जाएंगे। जैसे तो पहले इसका उत्तर ही देख लीजिए कि ये इस 10 उल्लासों में, ये तो इसका सही उत्तर हो गया। तो देखिए, आइए इससे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। कि पहला तो यही हो गया कि आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है, तो वह है काव्य प्रकाश। फिर काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मम्मट। 2 तरह के प्रश्न हो गए। फिर इसी से आप देखिए, ये इस तरह का प्रश्न भी बन सकता है कि काव्य प्रकाश किस प्रकार का ग्रंथ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। और इसी तरह से इसमें पूछा जा सकता है, 3 प्रश्न हो गए। फिर जैसे और भी पूछा जा सकता है कि वो काव्य प्रकाश किसमें विभक्त है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उल्लासों में विभक्त है। फिर अगला प्रश्न बन जाएगा कि काव्य प्रकाश कितने उल्लासों में विभक्त है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। तो इस तरह से देखिए, आप एक ही प्रश्न से 5-6 प्रश्न आपने देख लिया ना, तो इसीलिए मैंने ऐसा प्रयास किया है कि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अर्थ मतलब विषय का ज्ञान पहुँच सके। तो यहाँ ये पहला प्रश्न हो गया। अब आइए, इसी से संबंधित आप जब ये आप करें तो इसको ये भी देखते चलें, जैसे ये काव्य प्रकाश तो है कि ये 10 उल्लासों में विभक्त है। इसी तरह से अन्य जो इससे संबंधित ग्रंथ हैं, उनका भी हम स्मरण कर लें कि कौन सा ग्रंथ किसमें विभक्त है। तो जैसे काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में ये आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, तो साहित्य दर्पण भी किसमें विभक्त है, तो वह है परिच्छेदों में। और कितने परिच्छेदों में है, तो वह भी 10 परिच्छेदों में। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, उसको हम सभी आगे देखेंगे बाद में क्रम से। अभी तो हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं हम सभी, तो इसीलिए इसको विशेषता देखेंगे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, काव्य प्रकाश में प्रथम कारिका में किसकी जय जयकार हुई है, तो इसका उत्तर है कवि भारती। तो आप जब काव्य प्रकाश पढ़ेंगे तो प्रथम उल्लास में सभी आप जानते ही हैं कि मंगलाचरण या जो प्रथम पद्य होता है, जैसे मंगलाचरण होता है, और जैसे नाटक में उसी को नांदी भी कहते हैं। तो इस तरह से इस ग्रंथ के प्रारंभ में एक जो पद्य होता है वह मंगलाचरण के रूप में होता है। तो इसी तरह से काव्य प्रकाशकार मम्मट ने जो पहली कारिका जो लिखी है, नियतिकृत नियम रहिताम लादैकमयीमनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम मादधति भारती कवेर जयति, ये कारिका इन्होंने लिखी है। तो इसमें इन्होंने किसकी जय जयकार की है, कवि भारती, कवेह भारती यानी कवि की भारती। कवि की भारती कौन, यानी वाणी यानी कि सरस्वती। कवि की वाणी यानी कि सरस्वती की जय जयकार की है इन्होंने। ठीक है, इसका ये हो गया। फिर अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, मम्मट ने काव्य प्रकाश के सभी उल्लासों के नाम उल्लासों के नाम में किस किस शब्द का नित्य प्रयोग किया है।
देखिए ये प्रश्न मतलब ये मैंने पुस्तक सामने रखी, पुस्तक से पहले मैंने खुद पढ़ा फिर से, उसके बाद एक-एक पेज से, ताकि ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि काव्य प्रकाश काफ़ी बड़ा है और ये इससे प्रश्न बहुत आते हैं। टीजीटी छोड़ दें यूपी का और बाकी सभी जगह, जैसे पीजीटी में ही पिछली बार शायद 2021 वाले, अरे वो हाँ 21 वाले में लगभग उतने प्रश्न आए थे, 12 या 14 प्रश्न केवल काव्य प्रकाश से थे। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसीलिए इसमें इसके जैसे एक प्रश्न ये इस तरह का भी है, इसमें बनता है, एक बार नेट में आया था शायद इस तरह का प्रश्न कि ये अंतिम में मतलब काव्य प्रकाश के जो उल्लासों का नाम है उसमें अंतिम में कौन सा शब्द रहता है। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा निर्णय। जैसे जितने भी उल्लास हैं सभी उल्लास के अंतिम में लिखा रहता है कि ये, जैसे काव्य प्रयोजन, काव्य स्वरूप निर्णय, शब्दार्थ स्वरूप निर्णय, अर्थ व्यंजकता निर्णय, इस तरह से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्णय। फिर अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखिए, मम्मट ने प्रथम उल्लास में सर्वप्रथम किसके विषय में बताया है। तो देखिए इसमें ये जैसे जब का प्रथम उल्लास पढ़ना शुरू करेंगे आप, तो सबसे पहले तो मंगलाचरण है, यानी ये जो अभी पहले कारिका हमने पढ़ी। इसके पश्चात क्या है, इसके पश्चात सबसे पहले ही यही प्रयोजन दिया गया है। वो भी मैं सुना देती हूँ, कारिका दूसरी। हाँ, तो सबसे पहले प्रयोजन दिया गया है। इसके बाद प्रयोजन के बाद क्या दिया गया है, प्रयोजन के बाद दिया गया है हेतु, यानी कि कारण, तीसरे कारिका में दिया गया है। और चौथे में फिर ये क्या कहते हैं, काव्य का लक्षण ही दे दिया है इन्होंने। तो इस तरह से, तो देखिए ये हो गया इसका उत्तर कि सबसे पहले प्रयोजन का वर्णन किया है, प्रयोजन के विषय में बताया है काव्य का क्या प्रयोजन है। फिर देखिए पांचवा प्रश्न है, मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं। या तो मतलब कहना ही नहीं है कि कितना महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, इतनी बार आता है, आया हुआ है सभी परीक्षाओं में। और पहली बात तो ये कि काव्य प्रकाश का जो प्रथम उल्लास है वो पूरा का पूरा ही, अब पहली बात तो बहुत संक्षिप्त है, बहुत बड़ा नहीं है कि इतना वो है, वो इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पूरा आप 4-5 कारिकाएं हैं, उसको आपको एकदम याद कर लेना चाहिए। तो इसलिए यहाँ से तो प्रश्न आना ही आना है अगर आपके पाठ्यक्रम में काव्य प्रकाश दिया गया है, जिस भी परीक्षा के पाठ्यक्रम में। तो इसलिए तो प्रश्न पे आ जाते हैं कि मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 प्रयोजन। 6 प्रयोजन वो कौन कौन से हैं, तो ये दूसरी कारिका है, इसको हम पढ़ लेते हैं। काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विधे श्वेतरक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश योजे। इस तरह से 6 प्रयोजन बताए हैं इन्होंने, मम्मट ने। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिएगा कि जब आप इसका नोट्स बनाने लगें तो किसी तरह से, और जैसे साहित्य दर्पणकार यानी कि आचार्य विश्वनाथ ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं, दंडी ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं, वामन ने कितने बताए, इस तरह से जो कुछ प्रमुख काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं उनके प्रयोजनों को भी हम एक जगह नोट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, शिवेतरक क्षतये इस प्रयोजन के उदाहरण स्वरूप किसको बताया है। तो यही जो अभी कारिका आप सभी ने सुनी, यानी कि प्रयोजन वाली जो कारिका दूसरी कारिका है काव्य प्रकाश की, उसमें इन्होंने जो ये बताया है ना, शिवेतरक क्षतये, यानी शिव इतर, शिव यानी कल्याण से अतिरिक्त क्या, यानी कि जो अकल्याणकारी है उसकी क्षति के लिए, क्षतये यानी क्षति के लिए, कि कौन लोग काव्य मतलब जो कल्याणकारी नहीं है उसकी क्षति के लिए भी काव्य का पाठ
या श्रवण मनन ये सब करना चाहिए। तो इसके उदाहरण में इन्होंने किसको बताया है? तो इसके उदाहरण में इन्होंने बताया है, एक कवि थे मयूर नाम से, उन्हें कुष्ठ रोग था, तो अपने कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उन्होंने सूर्य शतक लिखा, जो आपने नाम सुना होगा। सूर्य शतक ये कई बार परीक्षाओं में प्रश्न भी आता है कि सूर्य शतक किसकी रचना है या मयूर की कौन सी रचना है, तो सूर्य शतक है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा मयूर आदि, मतलब मयूर को बताया है और उससे संबंधित आदि कह दिया है। फिर देखिए अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। काव्य प्रकाश में कितने प्रकार की उपदेश शैलियां बताई हैं? तो देखिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि सारे प्रश्न जो अभी तक आपने कितने 6 प्रश्न देखे, सभी प्रश्न उस तरह के हैं कि लगभग ऐसा नहीं कि बस उसका एक मतलब एक उससे आपको वही क्वेश्चन आंसर आप जान गए, ऐसा कुछ नहीं। उसमें सबका अगर आप देखें तो उसमें विस्तृत आपको कुछ ना कुछ और भी जानकारी मिली होगी। तो इस तरह से नोट्स बनाएंगे तो आपको परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा बाद में। तो कहाँ गया? हाँ, हम लोग ये देख रहे थे कि त्रिविध शैली बताना, वो उपदेश शैलियां बताई हैं, तो कितनी बताई हैं, कितनी तरह की? 3 तरह की। तो उसमें 3 तरह की जो त्रिविध शैलियां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? वो होती है, एक होती है प्रभु सम्मित। प्रभु सम्मित कैसी होती है? जैसे राजा आदि का वचन होता है जो, या राजा, गुरु या माता पिता का जो वचन होता है, वह कहलाता है प्रभु सम्मित। मतलब कि उन्होंने जो कहा है उसको आपको मानना ही मानना है, उसमें आपको कोई वो नहीं है कि आप करें या ना करें, ऐसा कुछ नहीं चलेगा उसमें। उसमें उन्होंने कहा तो आपको मानना है, तो वह होता है प्रभु सम्मित। ये उपदेश की शैली प्रभु सम्मित शैली होती है। और दूसरी शैली बताई गई है सुहृद सम्मित। सुहृद सम्मित सम्मित मीन्स होता है जो मित्र की तरह, जो जिसका उपदेश करने का तरीका मित्रवत होता है। जैसे इतिहास पुराण आदि जो होते हैं, स्मृतियां आदि जो हमारी हैं, वह हमें मतलब एक मित्र की तरह सारी चीज बताती हैं। वो ऐसा नहीं कि आपको मतलब उसको आपको करना एकदम बाध्य है या आप उसको करने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं। मतलब आपको मित्र की तरह सलाह देती है कि आप उसको करें या ना करें, ये आपके ऊपर है। फिर देखिए अगली जो शैली होती है वह होती है कांता सम्मित। कांता सम्मित क्या होता है? तो कांता सम्मित में ये होता है कि जैसे कांता यानी जो प्रियतमा होती है या जो प्रिय व्यक्ति होता है, वो कोई किसी भी बात को किस तरह से एकदम सरसता से, मधुरता से, किसी भी तरह वो आपको किसी चीज के लिए बात उसको अपनी मनवानी होती है तो आपको एकदम प्रेम से, या अगर वो बात आप अच्छे ऐसे नहीं मान रहे हैं तो गुस्से से या जिस भी विधि से, मतलब वो उसमें उसका अपना एक मनाने का तरीका होता है। तो यही शैली होती है काव्य की, मतलब एकदम सरसता से, सहजता से वो हमें उपदेश करता है, तो वह होती है कांता सम्य शैली। फिर देखिए, तो इसमें बताना ये था कि तीनों शैलियों में सर्वप्रमुख, ये यहाँ पे प्रश्न पूछने का तात्पर्य यहाँ पे यह था कि काव्य में कौन सी शैली महत्वपूर्ण ज्यादा है। तो काव्य में सबसे महत्वपूर्ण शैली कांता सम्य शैली, मतलब काव्य की शैली जो होती है वह होती है कांता सम्य शैली। फिलहाल आप मेरे बताने का तात्पर्य समझ गए होंगे, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। तो ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, काव्य निर्माण के लिए कारण है। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया तीसरी कारिका से प्रश्न कि काव्य निर्माण के लिए क्या किसकी किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए इसकी कारिका ये हम लोग पढ़ लेते हैं। शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्य, हाँ ये है। देखिए इसकी कारिका है, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। यानी कि आचार्य मम्मट ने कहा है कि कार्य नहीं, क्षमताम, काव्य के निर्माण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, उसके लिए क्या क्या कारण है। तो वह है शक्ति, निपुणता, अभ्यास। ये तीनों ही
ये मतलब काव्य निर्माण के लिए ये तीनों ही चीज एकदम मतलब समन्वित रूप से आवश्यक है। ऐसा नहीं कि केवल एक मतलब किसी में एक चीज है, शक्ति है या निपुणता है, या इसमें से मतलब कोई भी एक चीज नहीं है तो दो चीज है तो, और एक चीज है दो चीज नहीं है तभी भी काव्य निर्माण हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। हो तो जाएगा पर वो हास्यास्पद रहेगा। पर जो काव्य में चमत्कारिकता आती है, जो सहृदय जनों को आह्लादित करती है, वह काव्य शैली जो होती है, वह काव्य रचना जो होती है, वह इन तीनों यानी शक्ति, निपुणता, अभ्यास तीनों के समन्वित रूप से ही निर्मित हो पाती है या आ पाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शक्ति, निपुणता, अभ्यास तीनों का समन्वित रूप। जो ये पंक्ति ये है ना कि इति हेतु तदुद्भवे, ये यहाँ से ये पंक्ति बहुत सारी परीक्षाओं में आती है ये पंक्ति। एक तो ये मैंने कौन सा एग्जाम दिया था, वो अच्छा गोरखपुर पीएचडी का मैंने एंट्रेंस दिया था। किसमें? 18, हाँ 2018 या 19 में दिया था, उसमें ये प्रश्न आया था, मुझे एकदम अच्छे से याद है ये। और एक दो बार ये प्रश्न मैंने और कहीं भी देखा है बड़ी परीक्षाओं में, अभी स्मरण नहीं हो रहा है। पर ये पंक्ति ही डायरेक्ट आती है, इसलिए ये मतलब पहली बात तो ये का उल्लास ही पूरा पढ़ना है, पर इसको भी ध्यान में रखिए आप सभी। फिर देखिए 10वां प्रश्न है, तददोषौ शब्दार्थौ तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि में तदपद किसका बोधक है? तो देखिए अब यहाँ तक हमने क्या क्या देख लिया था, प्रयोजन देख लिया, कारण देख लिया। अब हम सीधा आ जाते हैं काव्य लक्षण पे। तो ये जो आपने अभी आपके सामने पंक्ति जो दिख रही है 10वें प्रश्न में, तद दोषौ शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, यह जो है यह है आचार्य मम्मट की काव्य की परिभाषा, मम्मट के अनुसार। और देखा जाए आप जब इसको विस्तृत आराम से पढ़ेंगे तो काव्य का लगभग मुझे व्यक्तिगत देखा जाए तो मुझे बहुत ही पसंद है, ये काव्य प्रकाश बहुत पसंद है। और उसमें भी काव्य जब काव्य लक्षण की बात आती है तो बहुत सारे आचार्यों ने दिए हैं अपने अपने लक्षण, पर सबसे अच्छा और मतलब जिसके लक्षण में लगभग सभी चीजें आ गई हैं, जैसे रस अलंकार, रस गुण अलंकार, ये सारी चीजें एक मतलब काव्य का एक समन्वित रूप जिसमें देखने को मिलता है, तो वह है ये, यानी कि आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण। तददोषौ शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। ठीक है, तो इसमें तदपद बताना है किसका बोधक है, तो वह है काव्य का, क्योंकि इससे पहले इन्होंने वहां पे लिख दिया था काव्यम यशसे यानी काव्य, तो इसीलिए काव्य एक बार लिख चुके हैं तो इसलिए दोबारा नहीं लिखे उसको, तो उसकी जगह पे तद सर्वनाम पद का प्रयोग किए हैं। तो इस तरह से ये भी प्रश्न आता है परीक्षाओं में, एकदम यही लाइन टू लाइन आता है, तो इसलिए इसको आप ध्यान रखिए। फिर देखिए अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मम्मट मम्मटानुसार काव्य में अलंकार की स्थिति कैसी है? तो देखिए जो आप ऊपर लक्षण देख रहे हैं, तददोषौ शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, इसमें जो लिखा है कि अनलंकृति पुनः क्वापि, यानी कि मतलब आचार्य मम्मट कहते हैं कि काव्य में रस तो एकदम अनिवार्य है, रस के बिना तो कोई वो ही नहीं है काव्य का, मतलब रस भी एकदम अलंकार वो अनिवार्य है, उसकी आत्मा ही है वो तो। और इसके बाद गुण भी होना जरूरी है, परंतु जो अलंकार है वह अलंकार तो होना अलंकार भी होना चाहिए काव्य में, परंतु जैसे बहुत सारे पद्य ऐसे मिलते हैं, काव्य ऐसे मिलते हैं जो महाकाव्य मतलब एकदम प्रसिद्ध काव्य हैं। वो भी प्रसिद्ध काव्य कहने का तात्पर्य है कि उत्तम कोटि यानी कि प्रथम प्रकार के काव्य हैं, यानी कि ध्वनि काव्य हैं, उत्तम काव्य जिसे कहे हैं, उस प्रकार के काव्य भी हैं, लेकिन उनमें अलंकार नहीं है। जैसे आप देखेंगे जो ये यहाँ पे काव्य के उदाहरण में इन्होंने जो ये का क्या नाम है उसका पद्य दिया है, यह कौमार हरहसा एव वरसता एव चैत्र क्षपा, इस तरह से जो है उसमें देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से ऐसा एकदम स्पष्टतः अलंकार नहीं समझ में आता है, पर वह उत्तम काव्य का उदाहरण है, क्योंकि उसमें रस है, गुण है,
और वह ध्वनि है, मतलब ध्वनि काव्य का उदाहरण है वो। तो इस तरह से अलंकार होना मतलब कोई बहुत जरूरी नहीं है, और अगर होता है तो वो तो और भी अच्छी बात है, और नहीं भी हो रहा है तो उसमें क्या कहते हैं, रस एकदम अच्छा है तो वह काव्य की श्रेणी में आएगा, उत्तम काव्य की श्रेणी में आएगा। ठीक है, रसोत्कर्ष की स्थिति के अनुसार। हाँ, इसका मैंने यही व्याख्या इसी की मैंने की है, आप समझ गए होंगे। फिर देखिए 12वां प्रश्न है, मम्मट ने उत्तम काव्य के लक्षण में प्रयुक्त बुधैः इस शब्द से इसको बोधित किया है। तो देखिए अब यहाँ लक्षण भी हो गया, लक्षण के बाद उन्होंने काव्य के भेद किए हैं कि काव्य कितने प्रकार का है, काव्य के कितने भेद हैं। तो उन्होंने यानी मम्मट ने काव्य के 3 भेद किए हैं। कौन कौन से 3? देखिए, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य या अवर काव्य। तो जो उत्तम काव्य यानी पहला वाला है उसी को ध्वनि काव्य कहते हैं, और जो दूसरा वाला है उसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं, जो तीसरा है उसी को अवर या अधम या उसी को चित्र काव्य भी कहते हैं। यानी चित्र काव्य कहने से मतलब है कि अलंकार उसमें होता है ज्यादातर। तो इस तरह से 3 भेद हो गए, 3 भेद उन्होंने किए हैं। इसके बाद देखिए उसमें लिखा है कि जब ये देखिए कारिका मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको, कहाँ गया, तो जब ये उत्तम काव्य का लक्षण जहाँ पे आया हुआ है, हाँ देखिए ये जो लिखा है ना कि चौथी कारिका में इदम उत्तमम मतिशयिनी व्यंगे वाच्या ध्वनि बुधैः कथिता, यहाँ पे ध्वनि बुधैः कथिता, तो यहीं से ये प्रश्न है बुधैः इस से किसको बोधित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैयाकरण, यानी वैयाकरण व्याकरण आचार्यों को इससे बोधित किया गया है। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न है, उत्तम काव्य कब होता है। अब देखिए यहाँ पे उत्तम काव्य का लक्षण आपने पढ़ा पहले, तो अब इसमें ये बताना है कि उत्तम काव्य कब होता है। तो इसका उत्तर है जब वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ अधिक चमत्कृत होता है। तो जैसा आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे सामान्यतः काव्य में एक वाच्य अर्थ होता है और एक व्यंग्य अर्थ होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, बाकी जो जानते हैं वो आराम से सुनते जाएं, उनको तो समझ में आ ही रहा होगा। तो जो वाच्य अर्थ होता है वह जब मतलब ऐसे सुनिए कि जब पहले देखिए कि 2 अर्थ होते हैं, वाच्य अर्थ और व्यंग्य अर्थ यानी व्यंग्यार्थ। तो जब व्यंग्यार्थ जो होता है, जो ध्वनि होती है, जो सहृदयों को प्रतीत होती है, वह जो जब अधिक चमत्कृत होती है किसी भी पद्य में, गद्य में, काव्य में, तो जब वो व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कृत होता है और जो वाच्य अर्थ होता है वह थोड़ा उससे कम चमत्कृत होता है या उससे निम्न होता है हमेशा। तो जब वाच्य अर्थ अधिक रहेगा दोनों में तो वह उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य होता है, और जब वाच्य अर्थ और व्यंग्य अर्थ दोनों एक बराबर होते हैं तब वहां पे मध्यम काव्य यानी गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। और जैसे ऐसा हो जाए कि वाच्य अर्थ से जो व्यंग्य अर्थ है वो कम चमत्कृत हो जाए, तब भी वह दूसरी कोटि का यानी कि गुणीभूत व्यंग्य काव्य का ही उदाहरण होगा। ठीक है, और जो तीसरा जो चित्र काव्य है यानी तीसरा अधम काव्य या अवर काव्य, वह 2 भेदों में होता है, मतलब उसके 2 भेद किए हैं उन्होंने। उसके बाद उसमें कौन कौन सा, मतलब एक होता है शब्द चित्र यानी एक में शब्दालंकार होते हैं, दूसरा होता है अर्थ चित्र यानी अर्थालंकार होते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम लोग इसके उदाहरण को भी देख लेते हैं। 1 मिनट। देखिए नहीं, अभी यहीं तक रखते हैं इसको, ये जूम क्यों नहीं हो रहा हो गया।
उत्तम काव्य, हाँ ये आप समझ गए होंगे। अब पहले अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अच्छा नहीं, हाँ इसका उदाहरण भी देख लीजिए। उत्तम काव्य का उदाहरण आप लोग देख लीजिए क्या है। देखिए उत्तम काव्य का उदाहरण है ये वाला जो है, निःशेष च्युतश्चंदनम स्तन तटम निर्मृष्ट रागोधरो नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनु मिथ्यावादिनी धूति बान्धवजनस्य ज्ञातपीडागमे वापीं स्नातुं मितो गतासि न पुनः तस्य धमस्यांतिकम्। यह जो गद्य है, क्षम्यताम, यह जो पद्य है यह उत्तम काव्य का उदाहरण दिया है आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में। ठीक है, फिर अगले में आ जाते हैं, यानी कि दूसरा काव्य जो होता है, काव्य का दूसरा भेद, यानी कि ये देखिए प्रश्न भी है कि मम्मट ने काव्य के द्वितीय भेद को किस नाम से अभिव्यक्त किया है। तो किस नाम से किया है? गुणीभूत व्यंग्य नाम से। आइए वो द्वितीय भेद यानी गुणीभूत व्यंग्य का लक्षण देख लेते हैं। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तो मध्यमम, यानी कि ये अभी मैंने इसको पहले आपको समझा दिया ना कि जब जहाँ पे व्यंग्यार्थ जो है अधिक चमत्कृत ना हो और वाच्य अर्थ मतलब लगभग दोनों बराबर हों, या वाच्य अर्थ अधिक चमत्कृत, इसमें वाच्य अर्थ अधिक चमत्कृत हो सकता है, तो वह होता है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। इसका उदाहरण है ग्राम तरुणम तरुणिया नववंजुल मंजरी सनाथकरम पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितरां मलिना मुखच्छाया। ये हो गया। आप इसका, ये काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है काव्य प्रकाश का, तो इसको डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगी, आपको अगर देखना हो तो आप वहां से देख सकते हैं उसको भी। तो ये हो गया। फिर 15वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ग्राम तरुणम तरुणिया डैश डैश मलिना मुखच्छाया कस्योदाहरणम। ये देखिए यहाँ पे, ये इसको पहले हमने पढ़ लिया ना, तो यह है मध्यम काव्य का उदाहरण। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अवर यानी अवर या अधम काव्य के कितने भेद हैं। यह भी हमने पहले देख लिया ना कि अवर काव्य दो प्रकार का होता है, शब्द चित्र और अर्थ चित्र नाम से। अब आइए, अच्छा इसका उदाहरण देख लेते हैं क्या है, एक बार सुन लीजिए आप, फिर बाद में आप अपने से पढ़िएगा। तो शब्द चित्र का उदाहरण देखिए क्या है, ये वाला जो है, स्वच्छंदोच्छलदच्छ कच्छ कुहरच्छा तेतराम्बुच्छटा मूर्छन्मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानानिकान हायवः। इस तरह से है, ये है शब्द चित्र का। और अर्थ चित्र का है, विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात् भवत्युपसृत्य यदृच्छयापि यं ससंभ्रमेन्द्र द्रुतपातितार्गला निमीलिताक्षिव भियामरावती। यह भी अर्थचित्र का यह उदाहरण है, और यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी परीक्षाओं में आती है। पिछले बार की, उसके पिछली बार के, ये यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आई थी ये पंक्ति, और नेट में तो पता नहीं कितनी बार आ चुकी है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इस एक जगह ये भी, कई जगह ये भी प्रश्न आता है कि इसमें ये जो लिखा है, ये भिया निमीलिताक्षी व अमरावती जाता 17वें प्रश्न में, इसमें किस अलंकार का उदाहरण है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह है उत्प्रेक्षा अलंकार का, यह भी प्रश्न आता है। तो देखिए 18वां प्रश्न है, अर्थचित्र का उदाहरण। ये आपने पहले ही पढ़ लिया कि विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात् भवत्युपसृत्य, यह अर्थचित्र का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ तक आपने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास से बनने वाले जो एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसमें से आप देख लीजिएगा, आप परीक्षा जब देंगे तो यहाँ से आपको, अगर काव्य प्रकाश आपके पाठ्यक्रम में है तो यहाँ से प्रश्न, हमको लगता है जितने प्रश्न होंगे यहाँ से आना तो एकदम एकदम 100% है कि आएगा ही प्रश्न। तो इसलिए इसको आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, भले ही आप पूरा काव्य प्रकाश ना पढ़ें कोई बात नहीं, परंतु ये पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए यहाँ तक हमने आज प्रथम उल्लास को देख लिया। अब ठीक है, फिर अब दूसरे उल्लास को अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और अगर आपने पहले से कर लिया है तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। अच्छा लगता है देख के मुझे। और आपको जो कुछ पूछना हो तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।